हेलो। आप सभी लोगों का कक्षा 11 में स्वागत है। और स्कूल खुलने का आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। कुछ समय उसमें और लगना है। तब तक हम यूट्यूब के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अर्थशास्त्र विषय है उसकी परिभाषाएं क्या हैं। किसे अर्थशास्त्र हम किसे कहते हैं। तो अर्थशास्त्र किसे कहते हैं उसको जानने के लिए हमें अर्थशास्त्र की परिभाषाओं में जाना होगा। अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, जैसा कि एक अर्थशास्त्री ने कहा है कि जहाँ 6 अर्थशास्त्री होते हैं वहाँ 7 मत हो जाते हैं। क्योंकि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, जैसा मैंने कल बताया था आपको। और सामाजिक विज्ञान की प्रकृति समाज के लोगों की प्रकृति, उनकी आवश्यकताओं, उनकी रुचियों के आधार पर बदलती रहती है। इसलिए हम अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को मुख्यतः 4 भागों में बांटते हैं। पहली है धन संबंधी परिभाषाएं, दूसरी कल्याण संबंधी परिभाषाएं, तीसरी दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं और चौथी हैं विकास संबंधी परिभाषाएं। कल्याण संबंधी परिभाषाओं में एडम स्मिथ, जेबी से, जे.एस. मिल ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं। कल्याण संबंधी परिभाषाओं में एल्फ्रेड मार्शल, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, और दूसरा पीगू है इसमें। दुर्लभता संबंधी परिभाषाओं में रॉबिन्स और विकस्टीड, और जो विकास संबंधी परिभाषाएं हैं उनमें सैमुअल्सन और जे.आर. हिक्स। इस प्रकार से और अर्थशास्त्र के जनक के रूप में हम एडम स्मिथ को जानते हैं। एडम स्मिथ को हम अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। और इनकी जो किताब थी, जो पहली किताब थी इनकी, वह थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इसको शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशंस भी कहते हैं। हिंदी में शब्द है राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की जांच। तो हम सबसे पहले जो हमारी पहली परिभाषा धन संबंधी परिभाषाएं उनका अध्ययन करेंगे। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है। एडम स्मिथ ने कहा अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है, और जेबी से ने कहा अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है। दूसरे वर्ग में आती हैं कल्याण संबंधी परिभाषाएं, और इसमें जो कल्याण संबंधी परिभाषाएं हैं, इससे पहले इन अर्थशास्त्रियों ने धन संबंधी परिभाषाओं का विरोध किया और अपनी नई परिभाषाएं दी। मार्शल की परिभाषा इसमें महत्वपूर्ण आती है। कल्याण संबंधी परिभाषाओं में मार्शल कहते हैं अर्थशास्त्र मानव जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जिसका कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति और उनके उपयोग से सीधा संबंध है। और इसी पर पीगू ने कहा है अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन करता है। यह आर्थिक कल्याण के उस भाग तक सीमित रहता है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा में मापनीय होता है। ये पीगू की परिभाषा है। और आगे हम देखते हैं दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं। इसमें रॉबिन्स ने कहा है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो असीमित आवश्यकताओं तथा वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों के कारण उत्पन्न होने वाली चुनाव की समस्या से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यहाँ पर एक नया शब्द आया है चुनाव की समस्या। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। और चुनाव की समस्या ये जो अर्थशास्त्र की मूलभूत समस्याओं में से एक है, अर्थात हम कहें अर्थशास्त्र का जन्म ही इस समस्या से होता है। अगला सैमुअल्सन ने विकास संबंधी परिभाषाएं दी हैं। अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो मनुष्य की तथा समाज मुद्रा के प्रयोग इसके बिना सीमित साधनों को उत्पादकीय ढंग से वैकल्पिक प्रयोगों में डालकर निश्चित समय में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और इन्हें वर्तमान तथा भविष्य में समाज के विभिन्न व्यक्तियों में उचित तरीके से वितरित करते हैं। तो ये विकास संबंधी परिभाषाएं थी। एक वर्ग और रह गया है। प्रोफेसर जे.के. मेहता जो भारतीय अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय आचरण का इच्छा रहित अवस्था में पहुंचने के लिए साधन के रूप में अध्ययन करता है। ये अर्थशास्त्र की परिभाषाएं हैं। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है, एक ऐसा सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जिसके अंतर्गत मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब मैंने भी बताया था कि दुर्लभता या चुनाव की समस्या यहाँ पर आ रहा है। तो मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, लेकिन उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास जो साधन हैं वह सीमित होते हैं। लेकिन साधनों की एक विशेषता यह होती है कि साधन
उनका हम वैकल्पिक प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारी आवश्यकताएं अनंत हैं। उन आवश्यकताओं की विशेषता क्या है कि कुछ आवश्यकताएं अधिक तीव्र होती हैं, कुछ आवश्यकताएं हम बाद में उनको पूरा कर सकते हैं। ऐसी आवश्यकताएं तो हम अपने साधनों से अपनी अति तीव्र आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए उनको चुनते हैं कि हम कौन सी आवश्यकता सबसे पहले पूरा करें अपने साधन से। तो यहीं से अर्थशास्त्र का उदय होता है, यहीं से चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। चुनाव की समस्या को कहा है चुनाव या चयन दुर्लभता का परिणाम है। चुनाव से आशय वैकल्पिक प्रयोग वाले, ध्यान देना, चुनाव से आशय वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों द्वारा असीमित आवश्यकताओं से अत्यधिक तीव्र आवश्यकता को संतुष्ट करने हेतु चयन करने से है। अर्थात कैसे होती है, आवश्यकताएं हमारे पास असीमित हैं और उन आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर है। अब उनको पूरा करने के लिए साधन चाहिए, रुपया चाहिए। हम अगर बात कहें सामान्य अर्थ पर तो हमारे पास साधन सीमित हैं, दुर्लभ हैं, लेकिन उनका वैकल्पिक प्रयोग हो सकता है। अर्थात हमारे पास रुपया है तो हम रुपये का हम कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। हमारे पास एक खेत है तो उस खेत में हम कुछ भी उसका उपयोग कैसे भी कर सकते हैं। तो यहीं से हम क्या करें कि हमें अधिकतम हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो, संतुष्टि अधिकतम मिले, तो यहाँ पर चयन की समस्या उत्पन्न होती है और यही अर्थशास्त्र का उदय होता है। अब हमने कहा था अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ऐसी क्रियाएं जो मनुष्य द्वारा धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं उनको हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। या आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए दुर्लभ साधनों के उपयोग से होता है, तो उसको भी हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। और उत्पादन, अब आर्थिक क्रियाओं के जो प्रकार हैं, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व, इसका हम देखेंगे। उत्पादन क्या है, सामान्यतः हम उत्पादन को हम कहते हैं खेतों में जो फसलें उत्पादित होती हैं उनको उत्पादन में शरीर में लाते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब होता है किसी भी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन है। जैसे कारपेंटर लकड़ी का प्रयोग करके उस लकड़ी को बैठने लायक उसकी कुर्सी बना लेता है, उसका मेज बना लेता है, उसके दरवाजे बना लेता है, ये क्या है, ये उत्पादन है। इसी प्रकार से उपभोग, जो उत्पादक द्वारा, जो उत्पादन कर रहा है उत्पादक है, जो उत्पादक द्वारा वस्तु में उपयोगिता का सृजन किया जाता है उस उपयोगिता का जो उपयोग करना उपभोग कहलाता है। जैसे माना भोजन करना उपभोग है, कारपेंटर ने कुर्सी बनाई, उस कुर्सी में हम बैठ रहे हैं तो हम कुर्सी का उपभोग कर रहे हैं। सेवाओं के रूप में हम देखते हैं, मोबाइल हम यूज करते हैं तो मोबाइल के उपभोक्ता होते हैं, हम कंज्यूमर होते हैं, क्योंकि हम मोबाइल की सेवा का उपयोग कर रहे होते हैं। उत्पादक कौन है, जो वस्तु को उत्पादक वह व्यक्ति है जो लाभ कमाने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन एवं विक्रय करता है। उपभोक्ता कौन है, उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करता है। और अगला है विनिमय, तीसरी जो हमारी आर्थिक क्रिया है वो विनिमय है। विनिमय का मतलब है लेन देन, अर्थात विनिमय वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय करने से है, उसको विनिमय कहेंगे। वर्तमान विनिमय का कार्य मुद्रा द्वारा किया जाता है, इसलिए विनिमय को कीमत निर्धारण भी कहा जाता है। कीमत निर्धारण, कितना वस्तु का कीमत होगा, उसका निर्धारण विनिमय के अंतर्गत किया जाता है। अब वितरण है, वितरण में क्या होगा, साधन कीमत निर्धारण, अर्थात जो उत्पादन के साधन हैं उन उत्पादन के साधनों को उनका पारितोषिक किस प्रकार से दिया जाए उसको हम कहेंगे कि उन साधनों में, उत्पादन के साधनों में उनका जो पारितोषिक है किस प्रकार से वितरित किया जाए, कितना। जैसे उत्पादन के 4 साधन हमारे पास महत्वपूर्ण हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और साहस। भूमि के बदले में लगान दिया जाता है, पूंजी के बदले में, श्रम के बदले में आपको मजदूरी, और पूंजी के बदले में ब्याज, और साहसी को लाभ मिलता है। ये उत्पादन के 4 साधन हैं और इन 4 साधनों को हम उनके आय के आधार पर उनका जो कार्य किया गया है उसके आधार पर वितरण करते हैं, तो इसको हम वितरण करते हैं। अगला इसमें राजस्व आता है, अर्थात लोक वित्त, जिसमें हम सरकार के बजट का अध्ययन करते हैं, वह भी अर्थशास्त्र की आर्थिक क्रिया के अंतर्गत हम अध्ययन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अर्थशास्त्र की परिभाषा, अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाएं कौन सी हैं और उपयोगिता का सृजन हम किस प्रकार से करते हैं उसको उत्पादन कहेंगे, और हम उस उपयोगिता का उपभोग करने वाला उपभोक्ता होता है। ये सब बातें आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।